हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हायर एजुकेशन। सो आज हम कैट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल उसका क्या पैटर्न रहेगा, कैसा सिलेबस रहता है और व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज़ जिससे हम उसको अच्छे तरीके से उस एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं अपने अपकमिंग सेशंस के लिए। सो देखिए, कैट एग्जामिनेशन वी आर फोकसिंग ऑन कैट 2024, ठीक है। सो अगर मैं आपको इसका एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ तो कैट एग्ज़ाम जो होता है उसका ड्यूरेशन अबाउट 120 मिनट्स होता है, दैट इज़ 2 आवर्स। ये एग्ज़ाम हमारा 120 मिनट्स का होता है, दैट इज़ 2 आवर्स का। और ओवरऑल क्वेश्चन अगर देखे जाते हैं तो वो अबाउट 66 क्वेश्चंस आते हैं। इट्स अबाउट 66 क्वेश्चन जो सारे के सारे हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर एवरी राइट आंसर द कैंडिडेट विल गेट 3 मार्क्स। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को राइटली अटेम्प्ट करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं। प्लस अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो, रॉन्ग आंसर करते हो, तो देयर शुड बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसमें आपकी देयर शुड नो नेगेटिव मार्किंग, सो उसके आपको जस्ट 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए, एक हमारे इसमें आते हैं टीटा बेस्ड क्वेश्चन। टीटा बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें हमारे को पूरा फुल फ्लेज आंसर लिखना होता है। थ्योरी बेस्ड होते हैं ये हमारे थ्योरी बेस्ड होते हैं, जिसमें देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो प्लस पॉइंट होता है टीटा बेस्ड क्वेश्चन का कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, जो आपके टीटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपकी कट ऑफ को एकदम हाई ले जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे थ्योरेटिकल लिखने में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। प्लस बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ पे एक बहुत बड़ा असर डालती है कि आपकी कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो आई वुड से कि आप टीटा बेस्ड क्वेश्चन के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करो ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सको। यू शुड स्कोर मोर इन द एग्ज़ाम, राइट। तो आई होप आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसे एग्ज़ाम होगा। नाउ मूव ऑन द सिलेबस। सिलेबस किस टाइप का आता है? जो सिलेबस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है स्टूडेंट्स। वो होता है VARC यानी कि वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। द नेक्स्ट इज जो हमारे VARC होंगे उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग। हमें पता है ये जो एग्जाम्स होते हैं मोस्टली कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन का इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसपे हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में फोकस करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजीज वाइल डूइंग द कॉम्प्रीहेंशन, और क्या कहते हैं हाउ कैन वी सॉल्व देम इन द लेस टाइम। हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं टू गेट द राइट आंसर। वो सारी चीज़ें हम अपनी अपकमिंग सेशंस में देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देन यू हैव गिवन विद द पैरा समरी। पैरा समरीज आती है, ऑड वन आउट आ जाता है कि कुछ ऑप्शंस दे देते हैं विच इज़ द ऑड वन आउट। देन आपके पैरा जम्बल्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। देन द नेक्स्ट इज DILR। DILR क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग बाइनरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारा? इसके अंदर हमारी आती है बाइनरी लॉजिक्स आती है। इसके अंदर हमारी बाइनरी लॉजिक्स आती है, अरेंजमेंट्स पे हम इसके अंदर फोकस करते हैं। देन वी विल फोकस ऑन टीम फॉर्मेशन, बार ग्राफ, रूट एंड नेटवर्क मैप जो होते हैं, बबल चार्ट जो होता है, और डाटा जितनी भी सारी हमारी डाटा कैसल्स होती है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, डाटा कैसल्स। रीजनिंग्स को हम देखते हैं जो कि बेस्ड होती है किस पे? DI पर, डाटा इंटरप्रिटेशन पर। वेन डायग्राम्स आते हैं, पाई चार्ट आते हैं, हमारे टेबल्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहने वाले हैं जिसको करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, जिसमें आई विल हेल्प यू एंड आवर टीम विल हेल्प यू टू रीच द for the good marks. Next is QA. The third part is QA, that is quantitative ability. That is quantitative ability. Quantitative ability. इसमें हमारा नंबर सिस्टम आता है। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, राइट। तो इसमें हमारा नंबर सिस्टम आ जाता है, अरिथमेटिक्स आ जाता है, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस का एक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस डायरेक्शन में इसकी तैयारी करनी है। अब वो आपको देखना होगा कि किस चीज़ को आप पहले लेकर चलते हो। मैं आई वुड सजेस्ट यू कि सारे सब्जेक्ट्स को हम साथ में लेकर चलेंगे, ताकि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द बेटर स्कोरिंग, क्योंकि हमें पता है कि सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। कैट का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वास्ट होता है, तो एक अपने माइंड में हमें एक स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी कि हम कैसे इसको अच्छे वे में कर सकते हैं, जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे। दैट वुड हेल्प यू। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा अबाउट द पेपर। नाउ the next is challenges. What are the challenges that are faced by the students? अब क्या होता है while doing their studies और solving the paper, कुछ challenges होते हैं जो हमारे students, सब students face करते हैं। What are that challenges? क्या होता है कई बार students lose focus while reading and find topic boring. अब क्या होता है कि जैसे for example I'm reading something, मैं कुछ भी read कर रही हूँ like on the football, तो football is नॉट माई टॉपिक, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो मेरे को टॉपिक जो है वो बोरिंग लगने लग जाता है, एंड देन मैं उसमें अपना इंटरेस्ट ही पूरा लूज़ कर देती हूँ और मैं भटक जाती हूँ अपने पॉइंट से ही। तो फर्स्ट थिंग क्या आती है बच्चों के आगे, दे फाइंड द टॉपिक बोरिंग। अब ऐसा नहीं होता बेटा कि एग्ज़ाम में सारे टॉपिक्स आपकी मर्ज़ी के आने वाले हैं, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो वो चीज़ के अंदर अब हमें नहीं पता कि एग्ज़ामिनर क्या टॉपिक दे सकता है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सेट किया गया है कि वो उसके अंदर क्या टॉपिक दे दे। क्या पता वो टॉपिक किसी बच्चे के इंटरेस्ट का हो और किसी ऑन द सेकेंड हैंड किसी बच्चे को वो पसंद ही नहीं आ रहा है। तो हम ट्राई करेंगे। अब बोरिंगनेस को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेक द रीडिंग हैबिट्स इन आवरसेल्फ। हमारे को अपने आप को इंडल्ज करना पड़ता है रीडिंग में। जब हम डेली रीडिंग करते हैं, अब वो वेदर कोई भी सोर्स हो, तो क्या होता है आप इंडल्ज होने लग जाते हैं और वो जो कहीं ना कहीं बोरिंगनेस होती है वो निकल जाती है। देखो बोरिंगनेस का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होती है हमारी वोकैबुलरी पोर्शन, क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे को समझ ही नहीं आते हैं। तो जब हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो हमें चीज़ें समझ आने लग जाएगी। अभी हमारी ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर अगर आप मेरी सीरीज़ चेक करोगे तो आपको उसके अंदर एक अलग से वीडियो मिलेगी अबाउट द वोकैब पोर्शन, जो कि मैं कैट के एग्जाम के लिए भी जब वी विल स्टार्ट विद द सीरीज, तो उसमें भी आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वोकैबुलरी इन अ वेरी इजी मैनर। बट तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। आपको टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। वोकैब इज़ नॉट लाइक कि बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारे को रोज़ नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नई चीज़ें सीखना तो एक बहुत ही इंटरेस्ट वाली बात हो जाती है ना। ठीक, तो सेकंड इज़ गेटिंग कन्फ्यूज वाइल सिलेक्टिंग द MCQs। जब आप MCQ सॉल्व करते हो, हमें पता है कि हमारा जो पेपर होता है इट्स ऑल MCQ बेस्ड, कि वो पूरा MCQ बेस्ड होता है। तो जब आप MCQ सॉल्व करते हो तो कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस को लेकर कि भाई कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो इन दैट केस आप कौन सा मेथड अपना सकते हो, इन दैट केस वी विल ऑप्ट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अगर आप अपनाते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने पहले चीज़ों को लेकर बहुत ज़रूरी है। देन मेथड जो हम फॉलो करने वाले हैं वो रहेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। मतलब रेदर गेटिंग फाइंडिंग द राइट आंसर, आप सबसे पहले जो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे उसमें से आप क्या करेंगे, रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन जो आपका लास्ट बनेगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन अपने राइट वन पे जाना है। तो ये हमारा होता है एलिमिनेशन मैथड। ठीक है, तो जब हम आगे जाकर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे को हेल्प देने वाली है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट के लिए 100+ मॉक टेस्ट के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका नाम है हायर एजुकेशन। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप हायर एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर्स, जिसके अंदर आपको 100+ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। वहाँ से आप हमारी कोर्स तक रीच कर सकते हैं। और एक ये सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिस पे आपको बहुत सारे टीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपकी अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर बहुत हेल्प करने वाले हैं।
So, the next problem, the next challenge faced by the student is time management and accuracy. अब कई बार क्या होता है, बच्चे का जो क्या नाम है कंसेप्ट होता है वो भी क्लियर होता है, वो आंसर्स भी सही कर रहा होता है, बट जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ रह जाती है वो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है. वाइल सॉल्विंग द थिंग्स उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, वो चीज़ों को बहुत ही लेट सॉल्व कर रहा है, जिससे एग्ज़ाम में क्या होता है उसका बहुत सारा टाइम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की. अब आपको उसके लिए क्या करना है, हमारे को क्लॉक लगा के पढ़ाई कर रही है ताकि हम अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर सके. तो उसके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैं आने वाले अपकमिंग सेशंस में आपको बताऊंगी, जिससे आपकी टॉपिक्स को लेकर एक बहुत ही बेटर टाइम मैनेजमेंट सेट हो जाएगी. कि कैसे मैं उसके अंदर बताने वाली हूँ कि कैसे हम एक 450 वर्ड के कॉम्प्रीहेंशन को 8 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑल. कैसे हम वोकैब पोर्शन को अच्छा कर सकते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप वोकैब के वर्ड्स को याद कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम अपने अपकमिंग सेशन में देखने वाले हैं. तो दीज आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, नाउ students, तो next is tips to improve. How can we improve ourselves to indulge in the exam, कि हम अपने आप को एग्ज़ाम के अंदर इंडल्ज करने के लिए, एक बेटर स्कोरिंग करने के लिए हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. अब अगर आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स पता लग जाते हैं, है ना बच्चों, जब हमारे को ये पता लग जाता है कि हमारी क्या नेगेटिव पॉइंट्स, हमारी क्या कमियां हैं, तो हम उन कमियों को, अपने डेविएशंस को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं. हम कुछ टिप्स का फॉलो करते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए. तो वो टिप्स किस तरीके की है, वो है हमारी, द फर्स्ट इज एंगेज योर सेल्फ इन रीडिंग. देखिए, आपको पता है रीडिंग इज़ द की. जब हम रीडिंग करते हैं तो बहुत सारा वोकैब पोर्शन एंड हमारी स्पीड, एक्यूरेसी वो इम्प्रूव होती है. तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, अपने आप को इंडल्ज करना होगा रीडिंग में. अब उसका कोई भी सोर्स हो सकता है, आप कोई भी, पहले आप एक ईजी बुक से स्टार्ट कर दीजिए, आप कॉम्प्रीहेंशन लीजिए, और पहले हम चलेंगे ईजी कॉम्प्रीहेंशन पर. हम एक ऐसा, वी विल टेक अ कॉम्प्रीहेंशन दैट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कि जिसका जो टॉपिक होगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा. आप कोई भी, जो भी यहाँ पर बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप में से कोई भी ऐसा टॉपिक ले सकते हैं जो भी उसको अट्रैक्ट करता है, जो भी उसको पसंद होता है. लेट्स से अगर किसी को टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उसके बारे में पढ़ना बहुत पसंद आता है, तो आप एक ऐसा कॉम्प्रीहेंशन लीजिए जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर बात की गई है. ताकि क्या होगा कि आपको जब चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा ना, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. देन देखिए, फिर हम इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे. पहले हमेशा जब भी कोई चीज़ करते हैं तो हम अपने कंफर्ट को लेते हैं, देन हम अपने आउट ऑफ कंफर्ट में आते हैं ना. तो पहले आप वो टॉपिक लीजिए जो आपके कंफर्ट के है, लाइक आप इजी चीज़ों से चलकर कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर आएंगे. अब फॉर इंडल्ज इन द रीडिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली. आपको रोज़ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना होगा एंड उसको रीड करना होगा. उससे क्या होगा, आपका वोकैब पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा. अभी देखिए, स्टार्टिंग में बच्चों ऐसा होगा कि आपको कुछ चीज़ें ना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी. जैसे कुछ हेडलाइंस ऐसी होगी जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो समझ नहीं आएंगे, तो जस्ट इग्नोर दैट. आप रीडिंग करते जाइए. अगर आपको 10, आप लेट से अगर आप 10 लाइन्स रीड करते हैं और आपको उसमें से 4 लाइन्स भी समझ आती है, तो नो प्रॉब्लम. पहले आप 4 लाइन से स्टार्ट करोगे, देन धीरे धीरे आप अपने लेवल को अप लेकर जाएंगे. कई बार क्या होता है, जब हमारे को वोकैब का कोई वर्ड समझ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस सेंटेंस को, जो उसके आगे और पीछे की और जो सेंटेंस दिया होता है, हम उसको बार बार रीड करते हैं. और क्या होता है, उसी सेंटेंस से समटाइम्स हम कनेक्ट करके अपने आंसर को, अपने जो वर्ड है उसके मीनिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट. तो हमारे को क्या करना है, अपने आप को न्यूज़पेपर रीड करने हैं. देन वी शुड रीड बुक्स. अब कोई भी आप बुक्स ले सकते हैं, कोई भी नॉवल उठा सकते हैं, कोई भी व्लॉग उठा सकते हैं. आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड कीजिए अपनी बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए. इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की बुक रीड करेंगे. देन हम क्या करेंगे, इंग्लिश न्यूज़ को देखेंगे. देखिए, जब कोई बोलता है ना, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो उसके एक्सप्रेशन से ही समझ आ जाती है ना. आप इंग्लिश मूवीज़ देखते होगे, कोई वीडियो देखते होगे, कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो वो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आ रही होती है, बट द एक्सप्रेशन
स्पीक, जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सारी चीज़ें कह देते हैं, तो एक्सप्रेशन से आपको चीज़ें समझ आएगी। तो ट्राई टू वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश न्यूज़, ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आपको एक सुनने की, आपकी लिसनिंग पावर अच्छी हो जाए, आप रोज़ कुछ नए वर्ड सीखोगे, है ना। देन गो टू द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी में उसको क्या करोगे, सर्च करोगे, तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी बच्चों। ये आपकी बहुत ही अच्छी टिप्स है जिससे आप अपने आप को बहुत बेटर बना सकते हो इन अ वेरी लेस टाइम। देन थिंकिंग इंग्लिश, थॉट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ का मीनिंग सोचते हो तो ट्राई टू थिंक दैट इन इंग्लिश। आपके जब थॉट्स इंग्लिश में आने लग जाएंगे ना, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जैसा कि क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, है ना, या इंग्लिश चीज़ों को रीड करते हैं, हम अपने आप को इंडल्ज करते हैं उन चीज़ों में, तो खुद ही आप देखना आपके थॉट्स भी उसी लैंग्वेज में आने लग जाते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ज़्यादा देखते हो, सुनते हो, तो आपके थॉट्स क्या होते हैं, उसी लैंग्वेज में आने लग जाते हैं। तो ये सारी ऊपर की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी थॉट मैनेजमेंट खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। देन आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्विज होते हैं, है ना, हर एक एग्ज़ाम को लेकर या कुछ भी इंग्लिश के ग्रामर को टॉपिक्स को लेकर, वो कैप को लेकर, देयर आर सम ऑनलाइन क्विज जो प्रोवाइडेड होते हैं गूगल पर। आप इजीली सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन क्विज, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो आप अपने आप को बहुत ही इम्प्रूव्ड देखोगे, आपको दिखेगा कि आपके अंदर विद इन अ लेस टाइम एक बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। ये टिप्स आई होप आपको आगे जाने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है, राइट। सो नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब क्या होता है, अब मैंने ये तो बोल दिया कि चलो इंग्लिश इम्प्रूव करो, इंग्लिश इम्प्रूव करो, तो हमारे पास सोर्स तो होना चाहिए ना ऐसा। तो हमारे पास व्हाट इज़ द सोर्स, हमारे पास सोर्स क्या रहेगा जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सोर्स क्या रहेगा, मैं आपको कुछ सोर्सेज बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाले हैं, एंड आप उसको जाकर ज़रूर ट्राई करना। जैसे कि आप कुछ ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, एक आती है vocabulary.com, नेक्स्ट ऐप इज़ dictionary.com, आप इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप रीड करिए न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर रीड कीजिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छी दी होती है, इजीली हमारे को समझ आने लग जाती है चीज़ें, और हमारी रीडिंग जो है वो उसी से ही इम्प्रूव होनी स्टार्ट होगी। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाइए, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ अलग अलग न्यूज़पेपर रीड करो, आप कोई भी एक, जैसे या तो द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर लेना है और उसी को एटलीस्ट 15 डेज तक हमारे को सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, आप नॉवेल्स रीड कीजिए। आजकल तो मार्केट में कितनी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आई हुई है, तो कोई भी नॉवेल्स उठाइए, वो रीड करिए, चाहे आपको फिक्शन पसंद है, एक्शन पसंद है, जिस भी तरीके की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, आप वही नॉवल पढ़िए, आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, राइट। नेक्स्ट ब्लॉग्स रीड कीजिए। देखिए ब्लॉग्स जो होते हैं ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आप किसी का भी ब्लॉग उठाइए और उसको रीड कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपको मज़ा आना स्टार्ट होगा। पहले आपको जब टॉपिक के साथ आपको मज़ा आना स्टार्ट होगा ना, तो आप चीज़ें बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे बच्चों। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर मॉक्स, देखिए ये की है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पिछले साल के मॉक्स को सॉल्व करना होगा। मैं बताती हूँ, जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे इस टाइप के, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मैं उसको कैसे फॉलो करती थी, उसके लिए टिप्स। सबसे पहले मैं क्या करती थी, लास्ट ईयर का कोई भी मॉक टेस्ट पेपर ले लेती थी, प्रीवियस ईयर पेपर ले लेती थी। देन मैं क्या करती थी, उसको, मेरे को पता है अभी मेरे पास ज़ीरो नॉलेज है, देन तब भी मैं क्या करती थी, मैं उसको सॉल्व करने बैठती थी। लेट से मैंने उसको सॉल्व करने में 1.5 आवर लिया। अब उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते थे जो मुझे बिल्कुल ही, मेरे लिए ऐसे होते थे कि भाई ये तो मैंने कभी सुने ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं हुए, तो वो तो हो गए ज़ीरो। कुछ ऐसे होते थे जिनकी मेरे को हाफ नॉलेज होती थी, और कुछ ऐसे होते थे जो मेरे को बहुत अच्छे से आते थे, तो मैं उन तीनों टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लेती थी। जब जिनकी मेरे को सबसे पहले, जो मेरे को बहुत अच्छे से आते थे, मैं देती थी उसको 7 डेज,
उनको अच्छे से रिवाइज करने में। मैं उन्हीं को 7 डेज का देती थी और उन पे पूरी एक रिवीजन करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, तो 7 डेज आर इनफ। तो मैं उसको 7 डेज देती थी, जिसके साथ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 7 डेज उसको रीड करती थी, मैं उसके साथ उसके लास्ट ईयर के पेपर्स जो होते थे उसके क्वेश्चंस लेके वो भी सॉल्व करती थी। तो 7 डेज में ये वाला जो टॉपिक होता था वो मेरा सबसे स्ट्रांग हो जाता था। देन हाफ वाले, अब ऐसे क्वेश्चंस जिसका मुझे ऐसे तो लगता है, जैसे मान लो नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो मुझे ऐसा लगा यार मैंने नाउन सुना तो है, अच्छा कलेक्टिव नाउन, हाँ यार ये होता तो था बट अभी याद नहीं आ रहा कैसे होता था, पर मैंने सुना है, फैमिलियर हो बट आपको एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। देन मैं उन टॉपिक्स को 1 बाय 1 उठाती थी, उसको एटलीस्ट मैं 15, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था तो मैं 15 to 20 डेज देती थी, उनको अच्छे से पूरा थॉरली एक एक चीज़ को पढ़ती थी, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। देन लास्ट में मैं वो वाले टॉपिक उठाती थी जिनकी मुझे ज़ीरो नॉलेज है। अब उसके लिए आई स्टार्ट यूजिंग बहुत सारे सोर्सेस, कि मैं कोई बुक उठाती थी, किसी टीचर के पास जाती थी। तो आपके लिए तो हम हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ पर पूरी गाइडेंस मिलेगी, आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन्ड वे में मिलेगा। तो आप अगर हमारी वीडियोज़ देखेंगे तो ज़ीरो नॉलेज वाले टॉपिक्स को करती थी। इससे क्या होता था कि मेरे को ना अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता था, जैसे मेरे बहुत सारे टॉपिक्स इन नो टाइम क्या हो जाते थे, तैयार हो जाते थे। तो मेरे को लगता है अगर ये टिप्स आप भी फॉलो करते हो तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। राइट, नेक्स्ट क्या होता है, स्टडी पैटर्न क्या रहता है हमारा एग्जाम का। अब जैसे जो हमारे इंग्लिश का, इसमें बेसिकली आई विल फोकसिंग ऑन द इंग्लिश, तो इंग्लिश का जो रहने वाला है उसका स्टडी पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले हमारा उसके अंदर होता है रीडिंग। रीडिंग में हम क्या करते हैं, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ों को रीड करते हैं। वोकैब में आप क्या रीड करोगे, व्हेन यू रीड एनी कॉम्प्रिहेंशन और बुक और ब्लॉग, जस्ट मार्क द वर्ड्स विच यू फाइंड डिफ़िकल्ट। जब भी आप कोई बुक रीड करोगे, कोई ब्लॉग रीड करोगे या कोई कॉम्प्रिहेंशन रीड करोगे, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर जो भी वर्ड आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। देन आप क्या करेंगे, डिक्शनरी में उसका मीनिंग फाइंड आउट करोगे या फिर गूगल से उसका मीनिंग निकालोगे। और आई वुड से स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको कभी भी जो मीनिंग आप फाइंड आउट करोगे वो हिंदी में फाइंड आउट मत करना, आप उसको इजी इंग्लिश में देखना, तो वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा हिंदी मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ सो एंड सो वर्ड, तो ये चीज़ आगे जाके थोड़ा सा देखो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो वेस्ट है, वेस्ट कुछ भी नहीं है, बट बिकॉज अभी हम फोकस कर रहे हैं इंग्लिश पे, तो अगर हम मीनिंग भी इंग्लिश में देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट होने वाली है। राइट, फिर हम क्या करेंगे, फिर उसी वर्ड को लेकर हम 2 to 3 सेंटेंसेस खुद फ्रेम करेंगे। बेटा, जब आपको खुद से एक वर्ड को लेकर आपको सेंटेंस फ्रेम करने आ गए ना, तो कोई आपको उस वर्ड को लेकर रोक नहीं सकता, फिर वो कभी ज़िंदगी में आपके माइंड से नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामर। ट्राई टू लर्न रूल्स फॉर ग्रामर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर के रूल्स को जानना पड़ेगा। ग्रामर के ऊपर हमारी सीरीज़ तैयार हो रही है, आप उसको देख सकते हैं। तो ग्रामर के आपको रूल्स जानने पड़ेंगे, और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाली है। नेक्स्ट आता है टिप्स टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट आर द टिप्स जो हम अपने अंदर इंडल्ज कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टिप इज रीड कॉन्टिन्यूअसली। आपको क्या करना है, चीज़ों को लेकर कॉन्टिन्यूअसली रीड करना है। देखो, कॉन्टिन्यूटी किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़रूरी होती है ना। अगर आप कोई चीज़ है, आपको वो चीज़ समझ भी नहीं आ रही है, बट अगर आप उसे रेगुलर वे में कर रहे हो तो एक टाइम पे वो समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने डेली रूटीन में एक चीज़ बनाइए, एक ऐसा टाइम बनाइए जो मी टाइम होगा, मेरा टाइम होगा। मस्त चाय का कप लीजिए, बालकनी में बैठिए, पेड़ पौधों को देखो, अपने आसपास की चीज़ों को देखो और चाय पीते पीते रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो टाइम क्या किसका होगा, वो टाइम मेरा होगा। अभी आजकल के इतने बिजी टाइम में क्या होता है, हम खुद को टाइम नहीं देते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप खुद को भी टाइम दें और उसको साथ साथ आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो गई है। राइट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपनी वोकैबुलरी को।
improve your vocabulary. अब how can you improve your vocabulary? वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको उसमें कम से भी कम 10 वर्ड मिलते हैं, है ना, आपको उसके अंदर 10 वर्ड्स मिलते हैं, तो वो 10 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी को क्या करेंगे, इम्प्रूव करने में मदद करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपको उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप क्या करेंगे, मीनिंग निकालेंगे स्पेसिफिक वर्ड का, आप किसी स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, मीनिंग ऑफ, आपके सामने कोई वर्ड आ गया और आप उस स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करें, या फिर मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू द पैसेज, अगर आप कोई पैसेज रीड कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आप उसका मीनिंग फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू पैसेज, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, ठीक है। देन आप क्या करोगे, वाइल रीडिंग एनीथिंग यू शुड फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ दैट, कि आप उसके जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, फोकस ऑन मेन पॉइंट्स, आप उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, जिससे अब क्या होता है, अगर आपके आगे कोई 450 वर्ड्स का पैराग्राफ दे दिया तो आप जब रीड कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाली जो लाइन है ये मेरे को इम्पॉर्टेंट लग रही है, मेरी हेल्प कर सकती है जब आंसर मैं देखूंगा, तो आप उसको वहीं पर ही क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। देन आप आइडेंटिफाई करोगे कि पैसेज में ऑथर का व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऑथर, जब ऑथर आपको पैसेज बता रहे तो उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऑथर, सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑथर, आप ऑथर की टोन देखेंगे कि वो किस टोन में बात कर रहा है, कि ऑथर की टोन क्या है, जब वो पैराग्राफ जो भी आपको दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें क्या ऑथर की टोन है, वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान देने वाले हैं। बी अटेंटिव, आपको उसकी डिटेल्स को लेकर क्या रहना है, अटेंटिव रहना है, बी अटेंटिव टू द डिटेल्स को लेकर आप अटेंटिव रहेंगे थोड़ा सा, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देन अब ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट से आंसर पे जंप कर गए, अंडरस्टैंडिंग इज द की, फॉर दैट आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बच्चों, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दीज आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। होप आपको आज का सेशन पसंद आ रहा होगा अभी तक, और मैंने इसमें आपको एक एक सारी चीज़ बता दी है जो कि आपके अपकमिंग सेशन में आपको हेल्प करने वाली है। So thank you student for the session. For more information you can subscribe to our channel and visit to our app जिसका नाम है हायर एजुकेशन, जो कि मैंने आपको बताया आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगी और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देयर शुड नो चार्ज, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, वो आपके लिए फ्री है, जिसके अंदर हम आपको 1000+ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, 100+ मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं, 500+ आपकी डेली लाइव क्लासेस होगी, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होगी, फ्री होगी। तो गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।